हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड चल रहा है और समाकलन बीज से गति का प्रथम समीकरण यहां पर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करें। जब भी गति की बात आ जाए बच्चों, तो कोई वस्तु तो किसी न किसी वेग से गति करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग होगा और टी समय पश्चात उसका कुछ ना कुछ वेग भी बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गति का समीकरण हम निकाल रहे हैं, तो वस्तु कहीं ना कहीं गति तो करेगा। अब जब गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग होगा, कुछ अंतिम वेग होगा, मतलब वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन हो रहा तो कहीं ना कहीं त्वरण में परिवर्तन हो रहा बच्चों। तो यहां पर आपका हो गया कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, एक समान त्वरण, भाई वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग बदल रहा तो कहीं ना कहीं वहां पे त्वरण है। तो वस्तु का एक समान त्वरण ए है, सरल रेखा में गति कर रहा है, तब क्षण टी पर उसका वेग भी है। मान के चलते हैं कि टी समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तब वस्तु का त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग बटा समय, भाई त्वरण है तो वेग में बदलाव होता है, इसलिए आपका dv/dt हो गया। या करके इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि यहां से यदि हम dv निकालना चाहें तो dv बराबर हो जाएगा आपका ADT हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। हाँ भाई, आपको थोड़ा अंत तक बने रहना है। देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास मान के चलते हैं कि माना हमारे पास जो समय है वो जीरो है, यानी टाइम जीरो है, यानी प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा हूं। समय t बराबर मान लीजिए जीरो पर वस्तु का वेग कुछ अलग रहा होगा। वस्तु का वेग कितना, v0 है। ठीक है, प्रारंभिक है। और भैया t समय पश्चात बोला ना, t समय पर उसका वेग भी है। t समय बाद या पश्चात लिख दो। वस्तु का वेग कितना मान के चलोगे, हम मान के चलते हैं वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, वस्तु का वेग v है। ये तो हम मान के चल रहे हैं भाई कि जब प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं कि t बराबर जीरो पर वस्तु का वेग आपका v0 है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। अब हमने कहा बच्चों समाकलन बीज से ही करेंगे, तो समीकरण 1 में समाकलन करने पर यहां पर देख सकते हैं समाकलन इन सीमाओं पे, मतलब जीरो से t समय तक, और वेग कहां से, पहले प्रारंभिक वेग v0 से v हो जाता है। देखो समय सीमा कैसे लेंगे हम, समय पहले स्टार्टिंग में कितना टाइम जीरो है, कितने समय तक, t समय तक, और जब हम वेग की सीमा लेंगे बच्चों तो v0 से v तक, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। तो यहां पर हम समीकरण 1 में समाकलन करने पर, या समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर ध्यान ये रखना है कि भाई फार्मूला जो आपको मैं बताऊंगा उसे आप नोट कर लेना। देखिए बच्चों, समाकलन कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए कि यहां पे dv है ना, समाकलन कर देंगे। यहां पे v है बच्चों, v के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा, बराबर यहां आपका dt है ना, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दी, ADT हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे v के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा, तो जो सीमा लगाएंगे कहां से, v0 प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। टाइम कितना है, जीरो से कितना समय तक, t समय तक। तो ये लिमिट लगाने की कला होनी चाहिए। यदि लिमिट नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। अब जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, तो कहां से, जीरो से t समय तक, ये आपका dt हो गया। अब यहां पे आप लोगों को एक समस्या जाएगी कि सर किसका समाकलन करेंगे। तो भाई यहां कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। यहां भी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। अब हमारा यदि 1 का समाकलन कोई बोले तो इसे v के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा बच्चों, v हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x समाकलन होता है। मैं यहां पे आपको एक फार्मूला बता देता हूं। समाकलन का चिन्ह होता है ये dx। एक का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। ऐसे यदि मैं dv के रिस्पेक्ट में कहूंगा तो v हो जाएगा। ऐसे मैं dt के लिए बात करूंगा तो t हो जाएगा। ऐसे एक का dy होता तो y हो जाता। यदि एक का समाकलन dz होता तो भाई z हो जाता। जिसके रिस्पेक्ट में हम एक का समाकलन करेंगे वही आपका समाकलन हो जाएगा। फिलहाल इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो यहां पर आपसे मैं कह दूंगा कि एक का
समाकलन कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। हाँ, अपर और लोअर, ये आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल में बच्चों ए बाहर ले लो। यहां पर देखो 1 का हो जाएगा टी, भाई ये 0 से टी हो जाएगा। फिर आप लिमिट लगा दो, और लिमिट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं है यार, इतना सिंपल है सर। बिल्कुल हाँ, इतना सिंपल है ही है। पहले अपर लिमिट ऊपर वाले को रखो, बीच में माइनस लगाकर नीचे वाले को रखो, बस। यहां पर बच्चे पहले ऊपर वाले को रखो, टी रखोगे फिर 0, कोई मतलब का है नहीं। अब यहां पर हो जाएगा भी माइनस भी नॉट इक्वल ए टी। और बच्चों पक्षांतर कर दो, यदि आप पक्षांतर कर दो तो प्रथम समीकरण आ जाता है। यदि आप इसको पक्षांतर कर दो तो भी इक्वल भी नॉट प्लस ए टी। जी हाँ, यही आपका गति का प्रथम समीकरण है, समाकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप यदि 11th क्लास में है ना, और आपको नोट्स चाहिए कि पूरे चैप्टर के हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर आप लिख लो 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।